तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर कार्बन तथा इसके यौगिक। खास करके जनरल कंपटीशन में काफी महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है, क्योंकि बॉन्डिंग के बारे में भी इसी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कार्बन से स्टार्ट हुआ था, चूंकि हम कार्बन के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कि कार्बन बेसिकली क्या है। आप लोगों को पता होगा कि कार्बन कितने नंबर पर आता है? 6 नंबर। तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन एक होता है सेल में, एक होता है सब सेल में। अच्छा, सेल में जब इलेक्ट्रॉन को सजाते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन को रखना है। और के में कितना रख सकते हैं मैक्सिमम? 2। तो रखना है 6 इलेक्ट्रॉन को, के में रख दिया 2, तो कितना इलेक्ट्रॉन शेष रह गया? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन एल में रख दिए। यानी कि बाहरी कक्षा में ऑटोमोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसके ऑटोमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन रह गया। और हम बताए भी थे कि जो भी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है वही इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में या केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। यानी कि रासायनिक बॉन्ड या रासायनिक बंधन बनाने में यही बाहरी कक्षा में जो भी उपस्थित इलेक्ट्रॉन रहता है उसी का काम होता है। तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 बॉन्ड बनेगा, यानी कि कार्बन। यानी कहने का तात्पर्य है, आपको पता होना चाहिए कि कार्बन कोई भी आइटम दुनिया में तब स्टेबल होता है जब उसके ऑटोमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। अभी बताइए इसके ऑटोमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर लेता है तो बताइए 8 पूर्ण सकता है, 8 हो जाएगा। लेकिन 8 कोई भी मान के चलिए 4 इलेक्ट्रॉन लेना या 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करना उतना आसान काम नहीं है। किसी भी पर्टिकुलर आइटम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा 3 कर सकता है। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना या 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करना उतना आसान नहीं है किसी भी आइटम के लिए, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगा आपको बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं तो ले सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं दे सकता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए या 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है और न 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। यानी कि न तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है और न 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है। त्याग का मतलब लूज करना होता है और ग्रहण का मतलब गेन करना होता है। न तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है और न ही 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है। तो उस स्थिति में क्या होगा आप बताइए? न तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और न 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। तो बताइए उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में होता है कि कार्बन साझेदारी करता है। कार्बन क्या करता है? साझेदारी। अच्छा, साझेदारी किसको बोलते हैं? जिसको शेयरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेयरिंग। हमेशा जो साझेदारी होता है जिसको शेयरिंग बोलते हैं, तो कार्बन साझेदारी करता है दूसरे परमाणु के साथ। क्या करता है? साझेदारी करता है। साझेदारी करने का मतलब हो गया कि मतलब कार्बन साझेदारी हमेशा बराबर का होता है। किसका? बराबर का। मान के चलिए कार्बन है और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। समझते जाना एक तरफ से। कार्बन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन को आप डॉट से सजा दीजिए, 1 2 3 4। कोई दिक्कत? हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। कितना होता है? क्योंकि 1 नंबर पर हाइड्रोजन आता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे तो उसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 1। इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? दुनिया में कोई भी आइटम तभी अस्थायी होगा जब उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। अब पहले कार्बन सेंट्रल एटम है, बीच में कौन सा आइटम है? कार्बन। और सराउंडिंग आइटम जो आसपास का आइटम है कौन सा है? हाइड्रोजन। तो कार्बन अपने वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेगा। इट मींस कार्बन पहले अस्थायी होगा 8 इलेक्ट्रॉन लेके। कितना? 8। 4 तो पहले इस बेचारा के पास पहले से अपने पास 4 था, लेकिन कितना की और आवश्यकता है? 4। एक इस हाइड्रोजन से पूछा, एक इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से और एक इस हाइड्रोजन से। बताइए कि कार्बन बराबर इलेक्ट्रॉन ले रहा है कि नहीं ले रहा है सब हाइड्रोजन से? एक इससे भी, एक इससे भी, एक इससे भी और एक इससे भी। और बराबर साझेदारी जब कर रहा है
तो बताइए कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में अब बताइए कि कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया टोटल? 8। कार्बन का पेट भर गया कि नहीं भर गया? 8 इलेक्ट्रॉन लेके। और नियम भी कहता है केमिस्ट्री में कि कोई भी एटम तभी स्टेबल होगा जब उसका आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए कि 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन का हो गया। अब हाइड्रोजन जो अस्थायी होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके, कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। एक पहले इनके पास था और एक किससे लेगा? कार्बन से। कार्बन से एक ही क्यों लेगा? क्योंकि कार्बन भी इनसे एक ही इलेक्ट्रॉन लिया था। जब बराबर इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा, यहाँ भी बराबर इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है, यहाँ भी बराबर इलेक्ट्रॉन का, यहाँ भी बराबर इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि कार्बन इस हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन दिया था तो हाइड्रोजन भी इस कार्बन से एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा। कोई दिक्कत? ये कार्बन भी इस हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन दिया था तो हाइड्रोजन के पास भी मजबूरी है तो उनसे एक इलेक्ट्रॉन लेगा। जितना दिया था उतना ही ले सकता है। इसी को बोलते हैं बराबर साझेदारी, इसी को बोलते हैं साझेदारी। बराबर का साझेदारी होना चाहिए इलेक्ट्रॉन के बीच। ये भी एक दिया था, एक लिया, एक दिया, एक लिया। बताइए अब सब अस्थायी हो गया कि नहीं हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन को जब मिलाते हैं तो एक बॉन्ड का निर्माण होता है। तो बताइए 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो एक बॉन्ड का निर्माण। 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? एक बॉन्ड का निर्माण। 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो एक बॉन्ड का निर्माण। 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो एक बॉन्ड का निर्माण। कोई दिक्कत? अब बताइए, अब इसको हम फ्रेश फिगर बनाते हैं कि कार्बन बीच में था और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड बन रहा है? एक सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। ये जो बॉन्डिंग का निर्माण हुआ है वो इलेक्ट्रॉन के आपस में बराबर साझेदारी से, इलेक्ट्रॉन के आपस में कंप्लीट शेयरिंग तो हुआ है लेकिन बराबर का साझेदारी, इक्वल शेयर हुआ है। क्योंकि जितना कार्बन इलेक्ट्रॉन दिया था हाइड्रोजन को उतना ही हाइड्रोजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके जो बॉन्ड बनाता है, साझेदारी से जो भी बॉन्ड बनेगा उस तरह के बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजक बंधन। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कौन सा बॉन्ड? सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? सहसंयोजक। सहसंयोजक बंधन कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन का आपस में साझेदारी होगा, बराबर का कि असमान की समान साझेदारी होगा? समान, बराबर का साझेदारी। इलेक्ट्रॉन किसका बराबर का साझेदारी होगा? तो इलेक्ट्रॉन का बराबर का साझेदारी होगा। इलेक्ट्रॉन का बराबर का साझेदारी होता है, इलेक्ट्रॉन का बराबर का साझेदारी होता है। तो हम चूंकि अभी कार्बन के बारे में पढ़ रहे थे, अभी बॉन्डिंग पढ़ नहीं रहे, लेकिन चूंकि कार्बन का हम उदाहरण दे रहे थे कि कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और जब ये कार्बन स्टेबल होगा तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, या 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो उस स्थिति में कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और न ही 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। तो कार्बन क्या करेगा? साझेदारी करेगा। तो इस तरह साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है उसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? सहसंयोजक बॉन्ड। और सहसंयोजक बंधन में किसका साझेदारी होगा? इलेक्ट्रॉन का, और बराबर का साझेदारी होगा। तो कार्बन के बारे में समझे। सबसे पहली बात समझ गए कि कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू कार्बन त्याग न तो त्याग कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन, न ग्रहण कर सकता है। और दूसरी बात समझिए कि कार्बन भी एक तत्व है, एलिमेंट है। कार्बन भी क्या है? एलिमेंट। कार्बन भी क्या है? एलिमेंट है। कार्बन एक तत्व है, समझ रहे ना प्रशांत जी? कार्बन एक तत्व है, कार्बन एक तत्व है। कार्बन क्या है? तत्व है। और तत्व भी 3 प्रकार का होता है। तत्व भी 3 प्रकार का। तत्व भी कितना प्रकार का? तत्व भी 3 प्रकार का। आप देख लीजिए, समझिए पहले इसको। तत्व भी 3 प्रकार का। एक होता है धातु, क्या होता है? धातु। एक होता है अधातु, क्या होता है? अधातु। लेकिन बीच में लिखिए उपधातु को, क्योंकि हम समझाते हैं क्या बीच में क्यों लिखे, और लास्ट में लिख लिए अधातु। तो आप बोलिएगा कि आप तो बोले हैं कि कार्बन एक तत्व है, लेकिन तत्व में भी धातु है कि अधातु है कि उपधातु है? कार्बन तो तत्व है, लेकिन तत्व में भी कार्बन धातु है कि अधातु है कि उपधातु है? तो कार्बन अधातु है। क्या है? अधातु। कार्बन क्या है? अधातु। कार्बन क्या है? अधातु। तो हम समझ गए कि कार्बन तो एक तत्व है,
लेकिन तत्व में भी क्या है, अधातु है। कोई दिक्कत? अब हम चूंकि अधातु मतलब नॉन मेटल, अधातु मतलब नॉन मेटल, अधातु मतलब हो गया नॉन मेटल, और धातु का मतलब हो गया मेटल, उपधातु का मतलब हो गया कि मेटलवाइड, मेटलवाइड। यानी कि उपधातु मेटलवाइड किसको बोलते हैं, जिसमें धातु और उपधातु दोनों का गुण पाया जाता है। धातु और उपधातु दोनों का जब गुण पाया जाएगा तो उसी को क्या बोलेंगे, उपधातु, मेटलवाइड। यानी कि ये दोनों का कैरेक्टर इसमें पाया जाता है उपधातु में, इसीलिए इसको उपधातु बोलते हैं। तो अभी तक समझ में आ गया कि कार्बन बेसिकली क्या है, कि कार्बन क्या है, एक तत्व है, और तत्व में भी क्या है, और धातु है। कार्बन बताइए इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण कर सकता है? नहीं। तो क्या करेगा कार्बन, साझेदारी करेगा। किसका साझेदारी करेगा, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा। बराबर करेगा कि असमान करेगा, बराबर साझेदारी करेगा। और बराबर साझेदारी से जो बॉन्ड का निर्माण होता है उस तरह के बंधन को कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, सहसंयोजक बॉन्ड, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड। कोई दिक्कत? तो वीडियो को पॉज कीजिए और उतारिए इतना। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी तक क्या पढ़े थे कि कार्बन हमेशा इलेक्ट्रॉन का बराबर साझेदारी करने से सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बीच इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स, एटम्स का इलेक्ट्रॉन के बीच में बराबर का साझेदारी होना चाहिए। ठीक है, पहली बात। अब हम समझते हैं कि कार्बन, चूंकि कार्बन और उसके यौगिक पढ़ रहे हैं, तो हम अगर दोनों टॉपिक को मिलाते हैं तो एक कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है। तो कार्बनिक यौगिक किसको बोलेंगे? जनरली सभी बुकों में बताया जाता है कि वैसे यौगिक जिसमें कार्बन हो, वैसे यौगिक जिसमें कार्बन हो उसको कार्बनिक यौगिक बोल दिया जाता है जनरली, जो कि गलत है। अगर आप बोलिएगा तो ठीक है, CH4 आप बोल देते हैं तो ठीक है, या CO, या आप बोल दीजिए ऐसा कि C4H10 बोल दीजिए। तो बताइए, या C12H22O11 बताइए। तो इस दोनों में तो चलेगा, चलिए कार्बन हाइड्रोजन है तो बोल देंगे कार्बनिक यौगिक है। लेकिन इसमें बताइए कार्बन हाइड्रोजन के अलावा दूसरा तत्व है कि नहीं है? ऑक्सीजन भी है। तो क्या इसको हम कार्बनिक यौगिक नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। तो परिभाषा में क्या सुधार कर सकते हैं? ऐसा डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं कि वैसे यौगिक जिसमें सिर्फ कार्बन हो, वैसे यौगिक जिसमें सिर्फ कार्बन हो, ऐसा डायरेक्टली आप इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं, जो कि सभी बुक में जनरली दिया गया है। लेकिन देखिए, कार्बनिक यौगिक के लिए सबसे पहले तो हाइड्रोकार्बन का निर्माण होना जरूरी है। क्या? हाइड्रोकार्बन। देखिए, नाम से ही क्लियर है कि हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोजन प्लस क्या होना चाहिए, कार्बन। जिसमें कार्बन रहे और हाइड्रोजन हो, क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन। इसमें भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन। तो क्या इसको हम हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे? क्योंकि कार्बन भी है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसको भी कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। तो बताइए कि जिसमें तो हाइड्रोकार्बन तो रहना अनिवार्य है, हाइड्रोकार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन है ही, उसके अलावा दूसरा तत्व भी है कि नहीं है? तो ये दूसरा तत्व जो अटैच हुआ है, तो बताइए किससे निकला है? हाइड्रोकार्बन से ही निकला है। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोकार्बन से व्युत्पन्न राशि को, हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोकार्बन से व्युत्पन्न राशि को, व्युत्पन्न राशि को व्युत्पन्न यौगिक कह सकते हैं। व्युत्पन्न यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। यानी कि हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, इसी से ड्राइव्ड हुआ है, हाइड्रोकार्बन से ही एक यौगिक बना है, इसी को बोलेंगे कार्बनिक यौगिक। तो ऐसा डायरेक्टली नहीं कहना, ऐसा कहना गलत होगा कि वैसा यौगिक जिसमें सिर्फ कार्बन हो उसको है हम कार्बनिक यौगिक कहेंगे। कार्बन हाइड्रोजन भी है तो हाइड्रोकार्बन हुआ, और हाइड्रोकार्बन के अलावा ऑक्सीजन भी है, यानी हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन से जो भी और यौगिक बन रहा है उस तरह के यौगिक को कौन सा यौगिक बोलेंगे? कार्बनिक यौगिक बोलेंगे, कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, कि कार्बनिक यौगिक कहते हैं, व्युत्पन्न राशि को
कार्बनिक यौगिक कहेंगे। जैसे ग्लूकोज का नाम सुनेंगे C6H12 और O6 होता है। तो बताइए इसमें कार्बन है कि नहीं है, बताइए हाइड्रोजन है कि नहीं है। तो कार्बन हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन। कार्बन हाइड्रोजन का मतलब और हाइड्रोकार्बन इतना हो गया, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन, उसके अलावा दूसरा है कि नहीं है। तो हाइड्रोकार्बन से व्युत्पन्न यौगिक ये हुआ, यानी आप पूरे को जब मिला देंगे तो कार्बनिक यौगिक का निर्माण होगा। समझ गए कि कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, और कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अदर भी है। तो कार्बन हाइड्रोजन रहेगा तो हाइड्रोकार्बन, उसके अलावा और रहेगा तो हाइड्रोकार्बन से व्युत्पन्न हुआ वो सब हाइड्रोकार्बन से ही बना। तो जब इन दोनों को मिला देंगे तब एक कार्बनिक यौगिक का निर्माण होगा। कोई दिक्कत? पहली बात। दूसरी बात समझिए कि एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है बर्जेलियस। क्या नाम है? बर्जेलियस। चूंकि बर्जेलियस के बारे में पढ़ते हैं, बर्जेलियस ने एक परिकल्पना किया, हाइपोथेसिस किया, परिकल्पना किया कि जो भी कार्बनिक यौगिक है, जो भी कार्बनिक यौगिक है, इसको आप लैब में नहीं बना सकते हैं, प्रयोगशाला में आप बना नहीं सकते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर ही पाया जाता है। और जो हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है उसको हम तोड़ नहीं सकते, ब्रेक डाउन सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, इसको लेबोरेटरी में बनाया नहीं जा सकता। ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसको नहीं बनाया जा सकता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को यानी कि कार्बनिक यौगिक को आप प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। किसके अनुसार? किसके अनुसार? बर्जेलियस के अनुसार कि कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर ही पाया जाता है। लेकिन इसी का एक चलवा था जिसका नाम था ओहलर। क्या नाम था? ओहलर। इसी का एक शिष्य था जिसका नाम था ओहलर। ओहलर और ओहलर ने इस बात को, अपने गुरुजी की बात को गलत साबित कर दिखाया और पहला कार्बनिक यौगिक क्या बनाया? यूरिया। क्या बनाया? यूरिया। और इनका बर्जेलियस का कहना भी था कि यूरिन, पेशाब के थ्रू यूरिया निकलता है। और हमारे बॉडी के अंदर जो खाद्य पदार्थ हम खाते हैं, ग्लूकोज वाला चीज, जो भी खाद्य पदार्थ, साग सब्जी खाते हैं, वो कार्बनिक चीज होता है। और कार्बनिक चीज हमारे शरीर के अंदर से मलमूत्र की सहायता से बाहर निकल जाता है यूरिया के रूप में, ऐसा इसका कहना था। लेकिन इस बात को गलत साबित कर दिया और बोला ओहलर साहब कि हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल करके और कार्बनिक यौगिक का इस्तेमाल करके हम कार्बनिक यौगिक बना सकते हैं। और बनाया भी एमोनियम साइनेट को गर्म करके। एमोनियम साइनेट NH4CNO, इसका नाम है क्या? एमोनियम साइनेट। क्या नाम है? एमोनियम साइनेट। एमोनियम साइनेट को गर्म करके, एमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया का निर्माण कराया। NH2CO NH2, या इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं CONH2 ये क्या है? यूरिया है। तो कोई बोला, कोई अगर पूछ दे कि यूरिया क्या है, तो एक कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है? कार्बनिक यौगिक। और हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब पढ़ाए थे तो यूरिया का एटॉमिक मास, वजन निकाले थे। एटॉमिक मास, परमाणु भार, वजन निकाले थे। कितना आया था इसका वजन? 60 ग्राम आया था। क्या? 60 ग्राम इसका वेट आया था यूरिया का। तो अभी तक हम पढ़ लिए कि बर्जेलियस का मानना था कि किसी भी कार्बनिक यौगिक को हम प्रयोगशाला में बना नहीं सकते हैं। लेकिन उसी बात को गलत किसने साबित कर दिखाया? ओहलर। और पहला कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में कौन सी बनाया? यूरिया। किसको गर्म करके? एमोनियम साइनेट को गर्म करके। किसको? एमोनियम साइनेट को गर्म करके। और इसी थ्योरी को जैव शक्ति का सिद्धांत या वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी बोला गया था कि कोई एक फोर्स है, कोई एक विस्कस फोर्स है, छुपा हुआ फोर्स है, हिडन फोर्स है, जो क्या करता है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक में बदल देता है। दैट फोर्स इज कॉल्ड वाइटल फोर्स। वो काम करता है इसमें आपको कि एमोनियम साइनेट से यूरिया बनवाने। कोई दिक्कत? तो अभी तक समझ आ गया ना कि बर्जेलियस इस बात को प्रूव नहीं कर पाया कि किस कार्बनिक यौगिक को बनाया जा सकता है लैब में, लेकिन इस बात को ओहलर साहब प्रूव कर दिए कि एमोनियम साइनेट को गर्म करके क्या बनाया जा सकता है? यूरिया बनाया जा सकता है। ठीक है ना? उतारिए, चलिए पॉज कीजिए वीडियो को और उतारिए जल्दी। चलिए अब हम आते हैं, थोड़ा सा जानते हैं कि आखिर एक
बहुत ज्यादा जरूरी है कार्बन के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि कार्बन का यौगिक की संख्या सबसे अधिक होता है। कार्बन के यौगिकों की संख्या सबसे अधिक है। कार्बन के यौगिकों की संख्या सबसे अधिक है। आखिर कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा जिसके कारण कार्बन का एक कंपाउंड सबसे अधिक बन रहा है, हर एक वर्ष सबसे अधिक है। कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा इसके पीछे कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट कि फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द कार्बन, कार्बन का सबसे अधिक यौगिक बनने का कारण क्या हो सकता है। तो इसका कुछ कारण है, कुछ निम्नलिखित कारण है जिसको एक एक करके जानते हैं। कि कार्बन के पास एक श्रृंखलन गुण होता है। कार्बन के पास एक श्रृंखलन गुण होता है, श्रृंखलन गुण होता है जिसको आप इंग्लिश में कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। कैटेनेशन प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है कि कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी, कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म अ बॉन्ड विथ अदर कार्बन एटम्स एंड आल्सो फॉर्म ए लॉन्ग चेन। एक लंबी कड़ी का निर्माण करता है। कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अटैच होके, कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अटैच होके, कार्बन तीसरे कार्बन के साथ अटैच होके, चौथे कार्बन, इस तरह से अनंत नंबर ऑफ कार्बन के साथ अटैच होके एक लंबी चेन का निर्माण कर देता है, एक लंबी कड़ी का, एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर देता है। कार्बन के इसी गुण को कार्बन का श्रृंखलन गुण कहते हैं। लेकिन ऐसा गुण किसी दूसरे एटम में नहीं पाया जाता है। तो पहला, इस गुण के कारण कार्बन के यौगिकों की संख्या सबसे अधिक है, कोई दिक्कत। दूसरा गुण देखिए इसका, पहला गुण देख लिए, दूसरा गुण है इसका चतुसंयोजकता। फटाफट समझना है क्योंकि एनटीपीसी पॉइंट ऑफ व्यू से वीवीआई वाला ये सब क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंस माना जाता है। जिसको चतुसंयोजकता को हम बोलते हैं टेट्रा वैलेंस। क्या टेट्रा वैलेंसी, नाम से क्लियर है। टेट्रा मतलब कौन चीज? तीन, चार। ट्राई मतलब तीन और टेट्रा मतलब चार। और वैलेंसी मतलब संयोजकता, यानी जिसकी संयोजकता, जिसकी वैलेंसी चार। तो चार वैलेंसी का मतलब कार्बन अपने पड़ोस के चार अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ सकता है। यानी कि कार्बन के पास कार्बन की संयोजकता चार होती है। कितना? चार। चार संयोजकता कहने का मतलब है कि कार्बन अपने पड़ोस के चार अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ सकता है। किससे? चार अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ सकता है। और जुड़ के कौन सा बॉन्ड बनाता है कार्बन? बताए थे ना, कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है? सहसंयोजक बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। हमेशा याद रखिएगा कि कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है यानी सहसंयोजक बंधन बनाता है। तीसरा अगर कहिएगा तो गुण और भी है जिसको बोलते हैं आप समावयवता, समावयवता, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। अब हम आइसोमेरिज्म के बारे में जानते हैं कि आइसोमेरिज्म एक्चुअली में है क्या। आइसोमेरिज्म वैसे यौगिक को बोलते हैं जिनका अणुसूत्र समान रहता है, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो जाता है। जो आप संरचना बनाते हैं किसी कार्बनिक यौगिक का, जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो डिफरेंट हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? समावयवता। अब समझिए कैसे हम समझना चाहते हैं। हालांकि जैसे हम ले लेते हैं ब्यूटेन, क्या ले लिए? ब्यूटेन। और याद रखना है हमेशा कि समावयवता हमेशा चार कार्बन से स्टार्ट होता है। कितने कार्बन से? चार। समावयवता कितने कार्बन से होगा? मिनिमम कितने कार्बन से? मिनिमम चार कार्बन से स्टार्ट होता है, मिनिमम चार कार्बन से स्टार्ट होगा, स्टार्ट होता है। शुरुआत मिनिमम कितने कार्बन से होता है समावयवता का? चार का। और चार कार्बन का जब हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ब्यूटेन बनता है। कौन सा बनता है? ब्यूटेन। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ये ब्यूटेन हो गया C4H10। हालांकि इनके हम बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में और इसके मोलिकुलर फार्मूला के बारे में डीपली पढ़ेंगे बस 1 से 2 लेक्चर के बाद। लेकिन पुनः अभी तत्कालिक जान लेते हैं कि ब्यूटेन का फार्मूला आता है C4H10। वैसे जान लीजिए जिसमें ANE लगा रहेगा वो सिंगल बॉन्ड होता है, और ब्यूट मतलब चार कार्बन, तो चार कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। और जब सिंगल बॉन्ड का काम होगा, जब सिंगल बॉन्ड आएगा तो इसका मतलब जितना कार्बन रहता है उसका 2 गुना से 2 अधिक हाइड्रोजन रहता है।
कार्बन 4 है, उसका 2 गुना से 2 अधिक कितना हाइड्रोजन हो गया? 4 गुना 8 2 10 हाइड्रोजन। जब एन लगल रहेगा तब की कहानी है। अब हम बताइए कि ब्यूटेन है, क्या ब्यूटेन का दूसरा स्ट्रक्चर संभव है कि नहीं है? अगर इसको हम बनाते हैं ब्यूटेन के दूसरे स्ट्रक्चर को, तो बताइए कि लास्ट नंबर वाला कार्बन को उठा के हम सेकेंड पोजीशन पर जोड़ देते हैं। जब लास्ट वाला कार्बन को उठा के सेकेंड पोजीशन पर जोड़ देते हैं, तो अब जो नया संरचना बना तो पुराने संरचना से डिफरेंट है कि सेम है? डिफरेंट है। तो उसी को समावयवता कहते हैं कि जिसका मोलिकुलर, अगर इसको भी देखिएगा तो C4H10 ही होगा। देख लीजिए, हाइड्रोजन और कार्बन जोड़ लीजिए, तो जितना हाइड्रोजन कार्बन उसमें है उतना हाइड्रोजन कार्बन इसमें भी होगा। इसका मतलब ये मोलिकुलर फार्मूला तो दोनों का सेम है। बताइए, दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है कि नहीं है? लेकिन डिफरेंट कौन सी में आ रहा है? कार्बन का स्ट्रक्चर में है। कार्बन भी सेम है, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो जितना कार्बन उतना हाइड्रोजन, जितना कार्बन उतना हाइड्रोजन। तो इसका मोलिकुलर फार्मूला समान है, यानी कि आणविक सूत्र तो समान है, लेकिन कौन सा सूत्र अलग है? संरचना सूत्र, स्ट्रक्चर अलग हो गया इनका। इन दोनों का कौन सा अलग हो गया? स्ट्रक्चर, यानी इन दोनों का संरचना अलग हो गया। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? समावयवता। जिनका अनुसूत्र समान हो, अनुसूत्र समान हो, लेकिन संरचना अलग अलग हो, उनको हम क्या बोलेंगे? संरचना, उसको हम समावयवता बोलेंगे। लेकिन इसको आगे और जाके भी बोलेंगे किस प्रकार के समावयवता है। तो ये संरचना समावयवता है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन आ रहा है, इसीलिए इसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहेंगे। आगे जाके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहेंगे। लेकिन फिलहाल ब्यूटेन के कितने स्ट्रक्चर संभव है? ब्यूटेन के कितने? 2। तो इनके समावयवता भी कितना हो गया? 2। जितना डिफरेंट स्ट्रक्चर उतना समावयवता। तो ब्यूटेन के लिए क्या को समावयवता होगा? 2 समावयवता होगा। कितना होगा? 2 समावयव संभव है। तो ब्यूटेन का 2 समावयव संभव है। इसी तरह से पेंटेन का जब बनेंगे हम, तो पेंटेन का 3 होगा। आप दिमाग लगाइए कैसे होगा कि पेंटेन अगर आप लेते हैं तो 1 2 3 4 और 5 हाइड्रोजन, यानी वैलेंसी को पूरा कीजिए। पूरा कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए इसका नाम क्या होगा? पेंटेन। क्या नाम है इसका? पेंटेन। एन लगा हुआ है कि नहीं है? एन लगाने का मतलब कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड का मतलब कार्बन से 2 गुना, कार्बन के 2 गुना से 2 अधिक हाइड्रोजन होता है। कार्बन कितना है इसमें? 5। इसके 2 गुना से 2 अधिक हाइड्रोजन, तो 12। कोई दिक्कत? तो पेंटेन का हो गया। अब हम जो दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे कार्बन, इसका पेंटेन का, तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन समान होगा, लेकिन फर्क कौन सी आएगा? स्ट्रक्चर में। फर्क कौन सी आएगा? स्ट्रक्चर में। तो हम बनाते हैं, और हम क्या किए कि लास्ट वाला कार्बन को उठा के सेकेंड पोजीशन पर जोड़ दिए। क्या कर दिया? जोड़ दिए। अच्छा चलो, यहाँ एक चीज कहना भूल गए थे कि अगर सब कार्बन एक ही चेन में रहता है तो वो नॉर्मल कार्बन हो गया, और जितने कार्बन का चेन बना रहेगा उतना नॉर्मल होगा। जैसे कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब कि नॉर्मल तो पहले लगेगा, और नॉर्मल को एन से इंडिकेट कर देते हैं। लेकिन कितने कार्बन का चेन एक ही श्रृंखला में है? 4 कार्बन का, तो नॉर्मल ब्यूटेन हो गया। क्या हो गया? नॉर्मल ब्यूटेन। अगर लास्ट वाले कार्बन को उठा के सेकेंड पोजीशन पर जोड़ दिया जाता है तो उसको बोलते हैं आइसो। क्या बोलते हैं? आइसो। नाम के पहले आइसो लगेगा, लेकिन 1 2 3 4 अभी भी 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन है, तो आइसो ब्यूटेन हो गया। तो चलिए इसका नाम बताइए। ये नॉर्मल पेंटेन होगा कि नहीं होगा? सभी कार्बन एक ही चेन में है, तो क्या नाम होगा इसका? नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? एन पेंटेन। और इसका नाम बताइए सेकेंड वाला जो बनाया है स्ट्रक्चर, आइसो पेंटेन। बहुत बढ़िया, इसका नाम हो गया आइसो पेंटेन। चलिए अगला स्ट्रक्चर और संभव है इसका कि नहीं है? बताइए। है। एक स्ट्रक्चर और बनाया जा सकता है, कैसा कि बताइए। अब एक चेन को छोटा कर लीजिए। 4 कार्बन का चेन था अभी, एक कार्बन को हटाइए और सेकेंड नंबर पर 2 कार्बन जोड़ दिए। जब सेकेंड नंबर पर 2 कार्बन को जोड़ देते हैं तो उसके नाम के पहले नियो लगेगा, NO, न्यू। कोई दिक्कत? अब मेन चेन में न्यू,
और 1 2 3 4 5 था न्यू पेंटेन। क्या जगह? न्यू पेंटेन। ये बेसिकली इसका जनरल नाम आ रहा है। आईपीएससी नेम बाद में पढ़ेंगे इन सबों का, लेकिन ये कॉमन नेम आ रहा है सबका। क्या नाम है? कॉमन नेम। तो बताइए तो पेंटेन के लिए कितने स्ट्रक्चर संभव है? पेंटेन के लिए कितने स्ट्रक्चर संभव है? तो पेंटेन के लिए जब 3 स्ट्रक्चर संभव है तो उनके समावयवता भी कितना हो गया? 3। जितना स्ट्रक्चर अलग उतना समावयव अलग हो जाएगा। यानी पेंटेन का कितना होगा? 3 समावयव संभव है। लेकिन एक होता है हेक्सेन का, जब हम चर्चा करेंगे तो हेक्सेन का 5 होगा, जो आपको बना के लाना है कल हेक्सेन के लिए, वो बनाना है। अब चलिए इनको उतारिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले इनको उतारिए। तो चलिए अब हम आते हैं कि हाइड्रोकार्बन से उतार लिए होंगे, तो वहां तक समझने में कोई परेशानी है? समझ गए ना? कितना? तो बताइए कि ब्यूटेन के लिए कितना समावयव संभव था? ब्यूटेन के लिए 2 और पेंटेन के लिए 3 और हेक्सेन का होमवर्क दिए हैं, उसको बना के लाना है। अब हम आते हैं हाइड्रोकार्बन पे। किस पे? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। और यहाँ से VBI स्टार्ट हो गया, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सबके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो भाई लोग इनको समझिए आखिर क्या होता है, क्योंकि यहीं से सब कुछ स्टार्ट होना प्रारंभ हो जाता है। नाम से क्लियर है, इसका परिभाषा देने की कोई आवश्यकता है? नाम से क्लियर क्या है बताइए? ऐसा यौगिक जिसमें कौन सी रहना चाहिए? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन। और कौन सी रहना चाहिए? कार्बन। कार्बन। जिसमें हाइड्रोजन भी रहे और कार्बन रहे, उस तरह के यौगिक को क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन प्लस कार्बन से बने यौगिकों को क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। जैसे मान के चलिए कि हम CH4 दे देते हैं। क्या देते हैं? CH4। बताइए कार्बन से बना है कि नहीं है? हाइड्रोजन भी है कि नहीं है? है ना रे? तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो बनेगा उसको हाइड्रोकार्बन। और इसका अभी नाम जान लीजिए कि मीथेन होता है। क्या नाम होता है? मीथेन। इसका नाम क्या होता है? मीथेन। अगर मीथेन थोड़ा सा हम जब चर्चा कर ही दिए हैं, थोड़ा मीथेन के बारे में जान लीजिए कि मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। कौन सा गैस कहा जाता है? मार्स गैस भी कहते हैं। कौन सा गैस कहते हैं? मार्स गैस। क्योंकि मार्स गैस इसको इसलिए बोलते हैं, मार्स मतलब होता है दलदली। मार्स मतलब होता है दलदली, क्योंकि ये दलदली जगहों में पाया जाता है। किन जगहों में? दलदली जगहों में पाया जाता है। गोबर गैस में? नहीं, मार्स गैस मीथेन दलदली जगहों में पाया जाता है। दलदली जगह जैसे थार, जिसको गांव देहात की भाषा में बोलते हैं दलदली जगह। धान की खेती होती है तो दलदल जमीन होता है, तो धान के खेती से, यानी कि धान के खेत से मीथेन गैस निकलता है। धान के खेत से बोलेगा कौन सा गैस निकलता है? धान के खेत से कौन सा गैस निकलता है? धान के खेत से मीथेन गैस निकलता है। कौन सा गैस? मीथेन गैस निकलता है। पहली बात। दूसरा बात, गाय को जुगाली करते देखते हैं ना? गाय जो जुगाली जब करता है तो जुगाली करते समय भी मीथेन गैस निकलता है। गाय के जुगाली करते समय, गाय के जुगाली करते समय, गाय के जुगाली करते समय, गाय के जुगाली करते समय कौन सा गैस? मीथेन। मीथेन गैस। कौन सा गैस? मीथेन गैस। मीथेन गैस को कौन गैस भी कहते हैं? मार्स गैस। कौन गैस? मार्स गैस। मार्स गैस किस लिए कहते हैं? क्योंकि ये दलदली भूमि में पाया जाता है, इसीलिए इसको कौन सा गैस बोलते हैं? मार्स गैस। धान के खेत से कौन सा गैस निकलता है? मार्स गैस। गाय की जुगाली करते समय कौन गैस निकलता है? मार्स गैस या मीथेन गैस, या मीथेन गैस, या मीथेन गैस निकलता है। कोई दिक्कत? यानी कि मीथेन गैस के बारे में हम विस्तृत जानकारी ले लिए कि मीथेन गैस को मार्स गैस कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दलदली जगहों पर पाया जाता है। धान के खेत से मीथेन गैस, गाय की जुगाली करते समय मीथेन गैस। पहली बात। लेकिन चूंकि हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन का सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन, सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है। यानी कि सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन, सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन, सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन अगर कोई पूछ दे तो वो मीथेन है। क्या है? मीथेन है।
सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन है। क्योंकि सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन या बोलिए या सबसे सरलतम बोलिए, छोटा हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या, एक ही कार्बन है तो इसको सबसे छोटा कार्बन वाला बोलेंगे। कितना कार्बन कितना हाइड्रोजन, इससे कोई मतलब नहीं कोई मतलब नहीं है, मतलब है ना, अगर मान के चलिए कि कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाइड होना चाहिए, कार्बन के एटॉम शेल में होता है 4 इलेक्ट्रॉन, तो ज्यादा से ज्यादा आप 4 ही ना हाइड्रोजन डाल सकते हैं। और चूंकि हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ाएंगे अल्केन समूह, तो ये अल्केन समूह का सदस्य है। अल्केन का मतलब होता है जिसमें एएनई लास्ट में लगा रहता है, और एएनई का मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड रहता है। और जब सिंगल बॉन्ड बताए थे तो कार्बन के दुगुना से 2 अधिक बोले थे हाइड्रोजन। तो बताइए इसमें एएनई लगल है कि नहीं लगल है, एएनई लगा हुआ है तो कार्बन के दुगुना से 2 अधिक हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो ये स्ट्रक्चर सही है, कोई दिक्कत। ये अल्केन समूह का सदस्य है, अभी पढ़ाएंगे, कुछ टेंशन नहीं लेना है। तो अभी हम बेसिकली हम जान लेते हैं हाइड्रोकार्बन के। हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे, हाइड्रोजन और कार्बन से बने। तो बताइए, मान के चलिए अगर हम बोलते हैं उदाहरण कि C2H6, बताइए हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है, है ना, कार्बन है और क्या है, हाइड्रोजन है, तो क्या हो गया हाइड्रोकार्बन। कार्बन दिखाई दे, हाइड्रोजन दिखाई दे, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। वैसे इसका नाम इथेन है, इसका नाम क्या है, इथेन। अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। तो अभी तक हम जानकारी हमें प्राप्त हुआ कि हाइड्रोकार्बन क्या है। तो कार्बन व्हिच कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दिखाई दे उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन में सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे, मीथेन को। सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन मीथेन। मीथेन को और कौन सा गैस के नाम से जानते हैं, मार्स गैस के नाम से। मीथेन किसमें पाया जाता है, धान के खेत से। और जो गाय के जुगाली करते समय कौन सा गैस निकलता है, मीथेन गैस साबित होता है, निकलता है। चलिए और आगे समझते हैं थोड़ा सा कि हाइड्रोकार्बन। चलिए पहले इसको उतारिए, तब हम पढ़ते हैं कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हाइड्रोकार्बन प्रधान जी समझ आ गया। हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन रहे। अब हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है, सामान्यतः हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है, समझना है यहाँ। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझना है पहले इस चीजों को कि संतृप्त मतलब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। हम यानी कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की चर्चा करना चाह रहे हैं। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये हो गया अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि जब कार्बन कार्बन के बीच, जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा। कौन सा बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा, कार्बन कार्बन के बीच, उस तरह के कार्बन को, हाइड्रोकार्बन को कौन सा हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, संतृप्त। और जब कार्बन कार्बन के बीच डबल या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहे, तो उस तरह के हाइड्रोकार्बन को कौन सा हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, असंतृप्त। तो असंतृप्त में डबल और ट्रिपल दोनों ना गया, असंतृप्त में डबल और ट्रिपल, और संतृप्त में सिंगल। कोई दिक्कत। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उस तरह के हाइड्रोकार्बन को संतृप्त। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल रहेगा तो उस तरह के हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कभी भी 3 से अधिक होता है या नहीं, नहीं, बॉन्ड हमेशा मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड 3 तक होता है। कितना, ट्रिपल बॉन्ड तक होता है। अब देखिए इसका उदाहरण में आ जाएगा, जैसे अल्केन होता है, क्या होता है, अल्केन। अल्केन आ जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। और इसका देखिए एग्जांपल में अल्कीन, अल्कीन ई लगा है ना, ई मतलब डबल बॉन्ड। अल्काइन वायन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, वायन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, एन का मतलब
सिंगल बॉन्ड। EN का मतलब, डबल। YN का मतलब, YN का मतलब, डबल बॉन्ड। AN का मतलब, सिंगल बॉन्ड। EN का मतलब डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। प्रशांत जी बताइए, EN का मतलब, डबल YN का मतलब, ट्रिपल बॉन्ड AN का मतलब, सिंगल बॉन्ड कोई दिक्कत? AN यानी अल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अल्कीन और अल्काइन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहली बात सुनिए, अभी उतारना ना है, अब आगे समझिए। अल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2। क्या होता है? एच Cn है CnH 2n+2, जहां n का मान होता है 1 2 3 4 5 ऐसे करके। यहाँ देखिए अल्कीन का, देखिए CnH2n, n बराबर होता है 2 3 4 5 6। अब देखिए CnH2n-2, H नहीं है सब, जो नीचे है n है, n बराबर 2 3 4 5। क्वेश्चन अगर आपके मन में याद होता होगा कि यहाँ n का मान 1 से स्टार्ट किए और यहाँ n का मान 2 से स्टार्ट किए तो क्वेश्चन जायज है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा सेल्फ अंडरस्टैंडिंग चीज है, समझना है कि डबल बॉन्ड बनाने के लिए मैक्सिमम 2 कार्बन की आवश्यकता है। जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे तो कम से कम कितना कार्बन चाहिए? 2 कार्बन, इसलिए n का मान 2 रखे हैं। n का मान 2 रखिएगा, यहाँ तो C2 होगा कि नहीं होगा बताइए? C2 होने का मतलब कार्बन कितना? 2, तो कार्बन 2 का ही जरूरत है डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए। अगर 1 रखेंगे तो 1 कार्बन में संभव है डबल बॉन्ड? कभी भी संभव नहीं है। डबल या ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट होगा कितने कार्बन से? डबल कार्बन से। मिनिमम डबल कार्बन आर नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द डबल बॉन्ड एंड द ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। ओके, चलिए लेकिन एगो ट्रिक रखना है, इसको ट्रिक से रखना है प्रशांत, इसको ट्रिक से रखना है। जैसे अल्केन है, एक छोटा सा ट्रिक है, बस समझना है इसको। अल्कीन है और अल्काइन है, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, इसका CnH2n, इसका CnH2n-2। यहाँ देखिए वो थोड़ा सा ट्रिक है कि इसमें क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, नहीं जोड़ रहे हैं, इसमें फिर क्या कर रहे हैं, 2। तो जोड़ो छोड़ो घटाओ, कौन सी होगा ट्रिक? जोड़ो और छोड़ो घटाओ, कितना बढ़िया है, भूलो कीजिएगा। अल्केन में क्या किए, 2 जोड़े, अल्कीन में छोड़ दिए, अल्काइन में 2 घटा दिए, तो क्या हो गया, जोड़ो और छोड़ो। अरे किसको छोड़ो? 2 को छोड़ो। आया 2, घटाओ घटाओ, तो 2 जोड़ दिए और 2 छोड़ दिए या 2 घटा दिए, तो जोड़ो छोड़ो घटाओ। कोई दिक्कत? जोड़ो छोड़ो घटाओ। तो बताइए प्रशांत जी, अल्केन का समान सूत्र क्या होगा? जोड़ो छोड़ो, यही है अल्केन का। कि CN पूरा बोलिएगा, तो ट्रिक हो गया कि जोड़ो छोड़ो। जोड़ो छोड़ो घटाओ हो, वो ट्रिक हो गया। इन्हें क्या आपको बोलेगा, अल्केन का फार्मूला बताइए तो जोड़ो, अल्कीन का बताइए तो छोड़ो, अल्काइन का तो घटाओ। ये तो ट्रिक न हो गया। तो अल्केन का आपको बताना है फार्मूला कि CnH2n+2 होता है, अल्कीन का CnH2n होता है और अल्काइन का CnH2n-2 होता है। जोड़ो छोड़ो घटाओ में कोई दिक्कत? चलिए तो हम अल्केन का समझ लिए, अल्कीन का समझे और अल्काइन का समझे। अल्केन बताइए कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अल्कीन और अल्काइन कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अल्केन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड। अल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा होगा? या तो डबल या ट्रिपल। कोई दिक्कत? समझिए पहली बात। देखिए चूंकि ये अल्कीन है तो अल्कीन को ओलिफिन्स भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? अल्कीन को ओलिफिन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओलिफिन भी कहते हैं। और अल्कीन को क्या बोलते हैं? ओलिफिन। और अल्काइन को एसिटिलीन भी कहते हैं। एसिटिलीन भी कहते हैं। एसिटिलीन का आपको अगर थोड़ा सा भी जानकारी होगा तो
तो जो हम गैस वेल्डिंग करते हैं तो उसमें एसिटिलीन गैस का ही प्रयोग किया जाता है कृत्रिम तरीके से फल को पकाने में। आम को पकाते हैं ना जी, केला आम, तो उस कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल हम करते हैं। और गैस वेल्डिंग में भी हम, यानी कि इसका गैस वेल्डिंग जो करते हैं, इसमें भी हम एसिटिलीन गैस का कृत्रिम तरीके से फल पकाने में कृत्रिम तरीके से भी इसका प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। C2H2 होता है बेसिकली एसिटिलीन, हम पढ़ेंगे C2H2 होता है, C2H2 होता है एसिटिलीन। अच्छा, यानी कि अल्काइन को, ट्रिपल बॉन्डेड वाले को क्या बोल देंगे, एसिटिलीन। और डबल बॉन्ड अल्कीन को क्या बोल देंगे, ओलिफिन्स। क्या बोलेंगे, ओलिफिन्स। और अल्काइन को क्या बोलेंगे, एसिटिलीन। और अल्कीन को ओलिफिन, अल्कीन को और एसिटिलीन को, सॉरी अल्काइन को एसिटिलीन। कोई दिक्कत? चलिए फटाफट उतारिए हाइड्रोकार्बन के प्रकार को।